हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का वीएसएम क्लासेस में। और हम पढ़ रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, जिसमें हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर चुके हैं और आज हम बात करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ की। डिस्टेंस टाइम ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा था, डिस्टेंस टाइम का ग्राफ का जो स्लोप था वो हमें वेलोसिटी की वैल्यू दे रहा था। हम क्या कर रहे थे, ये डिस्टेंस अपॉन दिस टाइम, तो वो हमें क्या दे रहा था, वेलोसिटी की वैल्यू हमें मिल रही थी। तो आज हम क्या देखेंगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। वेलोसिटी और टाइम में हम किस तरीके से ग्राफ बनाते हैं, अलग अलग मोशंस के लिए ये किस तरीके से हम ड्रॉ करते हैं। तो वेलोसिटी भी देखिए इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। हो सकता है कि हमारी वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। कांस्टेंट को आप क्या नाम दे सकते हो, एक और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकंड केस हमारे पास क्या हो सकता है कि कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही हो वेलोसिटी, या फिर हम क्या कहें कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट हो। क्या लिखेंगे फिर इसमें हम, चेंज विद कांस्टेंट रेट। इस तरीके से आप लिख लो, चेंज विद कांस्टेंट रेट। कांस्टेंट रेट से चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी चेंज तो हो रही है लेकिन इक्वल इंटरवल में इक्वल चेंज हो रही है। यानी कि पहली 5 सेकंड में अगर 5 मीटर पर सेकंड का फ़र्क आया है तो अगले 5 सेकंड में भी 5 मीटर पर सेकंड का ही फ़र्क आ रहा है। इक्वल रेट से चेंज हो रही है, इसका या फिर इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी ही कांस्टेंट है, उस टाइम पे हम क्या कह रहे हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यहाँ पे चेंज विद कांस्टेंट रेट, कांस्टेंट रेट के साथ चेंज हो रही है, यानी कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो उसमें हम क्या कह रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। या फिर किसी भी रेट से चेंज हो रही हो, और हम अलग नाम क्या देंगे, नॉन यूनिफॉर्म चेंज या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी, या फिर आप क्या कह सकते हो, और में डालकर लिख लो, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। इन तीनों केस को हम अलग अलग से अब डिस्कस करेंगे कि इन तीनों के ग्राफ्स किस तरीके से बनेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कांस्टेंट वेलोसिटी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए हम ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब कांस्टेंट वेलोसिटी में भी 2 पार्ट हो सकते हैं कि एक तो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में है, कि या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में होगा या फिर मोशन में होगा, और यूनिफॉर्म मोशन होगा उसका, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। यूनिफॉर्म मोशन भी लिख सकते हो आप, चलो ये सीधा मोशन ही लिख लो। रेस्ट का मतलब क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी उसकी 0 है, और मोशन में है यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो यूनिफॉर्म मोशन में होगा, यानी कि कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी है लेकिन वो चेंज नहीं हो रही। तो अब इसका ग्राफ देखते हैं। वाई एक्सिस पे मैं ले रही हूँ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में मैंने यहाँ पे वेलोसिटी ली, मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड। और एक्स एक्सिस पे मैं क्या ले रही हूँ, टाइम। टाइम किस में, सेकंड में, टी इन सेकंड्स। यहाँ पे मान लो 2 सेकंड है, 4 सेकंड, 6 सेकंड और ये 8 सेकंड पे। अब वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है। इसमें पहला केस अगर हम रेस्ट के डिस्कस करें तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी हम बोल रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में यानी कि उसकी वेलोसिटी 0 रहेगी, उसकी कोई
वो कोई पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, उसकी वेलोसिटी क्या है 0। तो इस ग्राफ में उसकी हाइट क्या होगी 0, क्योंकि हम वेलोसिटी को y एक्सिस पे डिनोट कर रहे हैं और 0 कहाँ पे होते हैं, ओरिजिन पे ही होती है। तो 0 के लिए हर एक टाइम के लिए 2 सेकंड पे भी वो 0 ही रहेगी, कोई हाइट अटेन नहीं करेगा, 4 सेकंड पे भी 0। तो ये वाली जो x एक्सिस है ये हमें मिल जाएगी, मतलब टाइम एक्सिस के इसके ऊपर ही हमें एक लाइन मिलेगी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब यहाँ पे क्या है, जब रेस्ट में है तो इसका मतलब 0 वेलोसिटी है, तो ये हमें ये वाली एक्सिस मिल जाएगी। लेकिन सेकंड पॉसिबिलिटी इसमें क्या है कि वो मोशन में हो लेकिन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। मान लो कि कोई आप साइकिल चला रहे हो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही। तो मैंने 0 टाइम पे देखा तो आपकी स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड, ये मिलेगी। फिर मैंने 2 सेकंड बाद फिर से देखा, आपकी स्पीड में कोई चेंज नहीं हुआ, तो यही वाला पॉइंट ऐसे आगे करके हमें मिलेगा। तो वो यहाँ पे 2 पे देखा हमने, तो 2 सेकंड पे भी 10 मीटर पर सेकंड। इसी तरीके से 4 सेकंड पे फिर देखा, फिर भी 10 मीटर पर सेकंड। 6 पे देखा, फिर भी 10 मीटर पर सेकंड। 8 सेकंड पे देखा, फिर भी 10 मीटर पर सेकंड। तो ये हमें इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। अब ये क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जहाँ पे ये डिनोट कर रहा है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है और कितनी है 10 मीटर पर सेकंड है। कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। जब ग्राफ की हाइट चेंज नहीं हो रही, सेम ही हाइट रह रही है थ्रू आउट द टाइम, जो भी हम टाइम ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारे यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए ग्राफ है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी, चाहे वो रेस्ट में हो, रेस्ट में होगा तो ये वाली लाइन हमें मिल जाएगी एज इट इज़। तो चाहे वो रेस्ट में हो या मोशन में हो, किस तरीके का ग्राफ आएगा, हम बोल सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये देखिए, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। जो इसके ऊपर रेस्ट के लिए जो लाइन आएगी वो भी हम बोल सकते हैं कि इसके पैरेलल ही है, क्योंकि एंगल तो क्या है 0 ही है। तो ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस क्या डिनोट करती है, डिनोट करती है कि जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ इस तरीके का होगा। अगर मान लो 5 मीटर पर सेकंड की है वेलोसिटी और ये चेंज नहीं हो रही, तो ये लाइन हमें कुछ यहाँ पे मिल जाएगी इस तरीके से। ठीक है बच्चों, अब आगे हम इसमें देखते हैं कि इससे हमें मिला क्या, देखने को इससे हम फाइंड आउट क्या कर सकते हैं, क्या वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं इससे। पहले वो देखिए कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ था, यानी कि डिस्टेंस और टाइम के साथ जो ग्राफ हमने बनाया था, उसमें स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस क्या डिनोट करती थी, स्टेट ऑफ रेस्ट। उसमें हमें स्टेट ऑफ रेस्ट का पता चल रहा था। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ रही है तो ये डिनोट करती है कि मोशन में है, लेकिन क्या है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में है। अगर ये वाली लाइन होती तो ये रेस्ट में होता। तो ये हमारा इस तरीके का इसमें डिफरेंस है। अब देखिए इससे हम कैलकुलेट क्या कर सकते हैं। ये देखिए ये क्या है, ये हमारी जो कर्व बन रही है ना, इसके अंडर का एरिया है, एरिया बिटवीन टाइम एक्सिस, और ये जो हमारी लाइन बन रही है ये, और ये हमारी वेलोसिटी वाली के, इनके बीच का एरिया देखिए आप। अब मैं कोई एक टाइम स्लॉट उठा लूँ, मान लो 2 से 4-6 सेकंड के बीच का एक, तो ये वाली लाइन ले ली और एक ये वाली। मुझे 2 से 6 सेकंड के बीच में मुझे कुछ रीडिंग्स लेनी है कि इसमें क्या है। अब आपको पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होती है वेलोसिटी। ये डिस्टेंस है, डी से हम डिस्टेंस को डिनोट कर रहे हैं, सॉरी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहाँ से इस ग्राफ से हम वेलोसिटी बता सकते हैं, क्योंकि वेलोसिटी वाई एक्सिस हमारी वेलोसिटी को डिनोट कर रही है। हम जो भी कर्व आएगी उसको देखकर हम बता सकते हैं कि किस टाइम पे कितनी वेलोसिटी है, और हम यहाँ से टाइम बता सकते हैं कि टाइम की मेज़रमेंट हम कर सकते हैं। टाइम एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया हुआ है,
लेकिन डिस्टेंस का तो हमें यहाँ से नहीं पता चलेगा। तो हम डिस्टेंस को यहाँ पे किस तरीके से लिख सकते हैं, ये टाइम को अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। डिस्टेंस मेरा क्या आ जाएगा फिर, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये मेरा डिस्टेंस आ गया। अब मैं इस ग्राफ से वेलोसिटी भी बता सकती हूँ और टाइम भी बता सकती हूँ। अब मुझे जानना है कि 2 से 6 सेकंड के बीच में, 2 से 6 सेकंड के बीच में कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो मोशन में है, जिसकी स्पीड वेलोसिटी ये है 10 मीटर पर सेकंड, उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया होगा। तो देखिए टाइम मुझे यहाँ से पता चल जाएगा। फाइनल टाइम t2, इनिशियल टाइम t1, मुझे ये मेज़रमेंट करनी है। तो t की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, t2 माइनस t1, यानी कि 6 माइनस 2 दैट इज़ 4। तो t की वैल्यू, ये वाली t की वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दी 4। अब वेलोसिटी देखिए, इसकी हाइट कितनी है, हाइट हर एक जगह पे क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसकी वेलोसिटी तो क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये 10। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया 40 मीटर डिस्टेंस। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से मैं क्या कैलकुलेट कर पा रही हूँ, डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का यूज़ हम कर सकते हैं किसके लिए, डिस्टेंस निकालने के लिए। और ये डिस्टेंस क्या होगा, एरिया अंडर द कर्व। अब देखिए 2 से 6 सेकंड के बीच का डिस्टेंस निकाला है, तो मैंने क्या किया है, बेसिकली ये एक रेक्टेंगल बन रहा है जिसकी लेंथ ये है और ब्रेड्थ ये है, या फिर हाइट बोल लो। और मैंने सिंपली क्या किया है, ये वाली जो लेंथ है कितनी होगी, 6 माइनस 2 करने पर पता चलेगी हमें कितनी बचेगी, 4। ये 4 की जो लेंथ है इसको मैंने मल्टीप्लाई किया इस हाइट से। हाइट कितने की है, 10 की, 10 मीटर पर सेकंड की। लेंथ इनटू ब्रेड्थ किया तो ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया आ जाएगा। ये जो रेक्टेंगल बन रहा है इसका एरिया ही मिलेगा बेसिकली। तो वो एरिया मेरा किसके इक्वल आ रहा है, डिस्टेंस के इक्वल। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या डिनोट करता है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, सॉरी मैं हर बार डिस्टेंस बोल रही हूँ, तो आप इतने मतलब थोड़ा सा समझ लेना कि यहाँ पे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट ही होता है। तो देखिए एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर द velocity time graph shows the displacement traveled by the object। इधर लिख लेते हैं, displacement traveled by the object। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या डिनोट करेगा, हमेशा डिस्प्लेसमेंट, ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया। अब देखिए कि हमने पहला केस तो हमने डिस्कस कर लिया कि जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। आई थिंक सबको समझ में आ भी गया होगा। एक पहली बार में हो सकता है आपको ये समझ में ना आए, तो आप वीडियो को बैक करके दोबारा से देख लेना एक बार, फिर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार में आपको ये मतलब थोड़ा समझ तो क्या पता आ जाएगा, लेकिन इतना ध्यान नहीं रहेगा। बिल्कुल अच्छे से समझने के लिए एक बार फिर से देख लेना इसे। सेकंड केस हमारे पास क्या था, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, उस केस में हमारे पास क्या ग्राफ बनेगा। तो देखिए सेम वही वाई एक्सिस पे मैं वेलोसिटी ले रही हूँ इन मीटर पर सेकंड, 5, 10, 15, 20, क्या है ये वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड। और एक्स एक्सिस पे मैं टाइम ले रही हूँ, टाइम इन सेकंड। सेम उसी तरीके से 2, 4, 6, 8, 10। अब देखिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो, यानी कि क्या है, एक्सेलरेशन हो रही है, तो इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि एक्सेलरेशन हो रही है तो यानी कि
वेलोसिटी चेंज हो रही है। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वही होती है एक्सेलरेशन। तो अब देखिए स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि एक बार 0 है, 2 सेकंड बाद 0 वेलोसिटी 0 है, 0 टाइम पे 0 वेलोसिटी। 2 सेकंड बाद मैंने नोटिस किया तो मैंने देखा कि उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड हो गई थी। तो कुछ पॉइंट मुझे कुछ यहाँ पे मिलेगा। 2 सेकंड के इंटरवल में मैंने नोटिस किया, फिर मैंने 2 सेकंड का एक और इंटरवल लिया, यानी कि टोटल 0 से स्टार्ट होने के बाद 4 सेकंड बाद, लेकिन 2 से फिर 2 के बीच में, यानी कि पहले 2 सेकंड पे नोटिस किया मैंने, फिर नोटिस करने के 2 सेकंड बाद फिर से नोटिस किया, फिर उसके फिर से 2 सेकंड बाद फिर से नोटिस किया। इस तरीके से मैं नोटिस कर रही हूँ। तो 2 सेकंड बाद फिर से नोटिस किया तो माना कि 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी उसकी हो चुकी है, तो कुछ यहाँ पे मुझे पॉइंट मिलेगा। फिर 2 सेकंड बाद मैंने फिर से नोटिस किया तो 15 की हो गई, तो यहाँ पे मुझे पॉइंट मिला। 2 सेकंड बाद फिर से नोटिस किया तो 20 की हो गई, यहाँ पे मुझे कुछ पॉइंट मिला। तो इस तरीके से मुझे मेरा ग्राफ मिला। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, STRAIGHT, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब देखिए इसमें पहले 2 सेकंड में वेलोसिटी में चेंज कितना आया? 5 मीटर पर सेकंड का, 0 से कितनी हो गई? 5। अगले 2 सेकंड में फिर से कितना चेंज आया? 5 का, 5 से कितनी हो गई? 10, 5 से 10 हो गई, मतलब चेंज कितना हुआ होगा? 5 का, तभी तो 5 + 5 10 हो गई। फिर अगले 2 सेकंड में मैंने नोटिस किया तो क्या हो गई वेलोसिटी? 10 से 15, वेलोसिटी 10 से 15 तक पहुंच गई, यानी कि फिर से चेंज कितना आया? 5 का, पहले 10 थी फिर 15 हो गई, 5 इंक्रीज़ हो गई। फिर 2 सेकंड बाद मैंने फिर से नोटिस किया तो 15 से 20 हो गई, चेंज कितना आया? 5 का, यानी कि इक्वल इंटरवल्स के बाद मैं नोटिस कर रही हूँ। पहले 2 सेकंड बाद, फिर 2 सेकंड बाद, फिर 2 सेकंड बाद, यानी कि पहले 2 सेकंड, फिर ओरिजिन से फिर 4 सेकंड, फिर ओरिजिन से 6 सेकंड, इस तरीके से। और चेंज भी कितने कितने आ रहे हैं? 5-5 के चेंज आ रहे हैं। तो वेलोसिटी क्या यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन क्या? वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है? इक्वल इंटरवल में इक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। और यही जब हमें ग्राफ मिल रहा था डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस तरीके का, वो क्या शो कर रहा था कि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, तो वो यूनिफॉर्म स्पीड को शो कर रहा था। ये क्या शो कर रहा है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को। तो अब इसके अंदर हम डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? उसमें तो चलो हमारे पास क्या बन रही थी, एक रेक्टेंगल बन रही थी और हमने निकाल लिया था। अब इसमें भी चलो मुझे निकालना है कि 4 सेकंड से 8 सेकंड तक इस दौरान ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, मुझे ये निकालना है। और हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर में जो एरिया आता है वो उसका डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस यहाँ से क्या होगा, सॉरी डिस्प्लेसमेंट होता है, क्या होगा? एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। अब एरिया अंडर द कर्व क्या होगा? कर्व मुझे कितने से कितने के बीच का चाहिए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट? 4 सेकंड से 8 सेकंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया होगा। तो ये वाली कर्व मिल रही है 4 से 8 के बीच में, तो ये वाली लाइन, इतनी लाइन मिल रही है। ये वाली तो क्या है? 4 से पहले की है, लेकिन मुझे 4 से 8 सेकंड के बीच का देखना है कि इतने टाइम में उसने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया होगा। तो इस लाइन के एरिया अंडर द कर्व, इस के अंडर का एरिया क्या हो जाएगा? ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हो जाएगा। अब मुझे ये एरिया निकालना है। अगर मैं ये एरिया कैलकुलेट कर लूँ तो मेरे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ये एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लो, इसको कट करती हुई। अब देखो ये नीचे वाला एक रेक्टेंगल बन रहा है, ठीक है जी, और ऊपर ये क्या एक ट्रायंगल दिख रही है आपको,
एक ट्रायंगल बन रही है। क्या इसका एरिया निकाल लूँ ट्रायंगल का और उसमें फिर ऐड कर दूँ ये रेक्टेंगल वाला एरिया, तो ये सारा एरिया आ जाएगा मेरे पास, है ना। तो देखिए एक बार थोड़ा सा इसको अच्छे से करते हैं। ये था, तो पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे तो वो क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इसकी लेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ तक ये वाली है लेंथ। ये लेंथ क्या होगी, ये टाइम यहाँ पे t1 है, यहाँ पे t2, तो ये लेंथ क्या हो जाएगी 8 माइनस 4 कर देंगे तो ये बीच वाली लेंथ आ जाएगी अपने पास, दिस माइनस दिस। तो 8 माइनस 4 किया तो 4 इनटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ क्या है इसकी, हाइट। हाइट देखिए अब कितनी है इसकी, यहाँ पे आगे तक ये लाइन ले आइए, तो 10 की इसकी क्या है हाइट है, 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में। तो इस रेक्टेंगल का एरिया मेरे पास कितना आ गया 40, प्लस मुझे तो एरिया अंडर द कर्व चाहिए, ये तो सिर्फ इतना सा होगा, कर्व तो यहाँ से है, तो ये ट्रायंगल का और निकाल लूँ, उसमें ऐड कर दूँ तो वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल आ जाएगा। तो ये ट्रायंगल का एरिया मैं किस तरीके से निकालूंगी, देखिए ये ट्रायंगल क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। और राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इसका बेस क्या है ये, और इसकी हाइट क्या है ये वाली। इसका बेस देखिए, बेस की वैल्यू क्या होगी, वही ये इसका बेस है, इसकी लेंथ जो आपने रेक्टेंगल की लेंथ थी वही इसका बेस होगा, बेस की लेंथ तो कितनी आ जाएगी 8 माइनस 4 दैट इज़ 4 बेस इनटू क्या करना है अपने को हाइट। तो ट्रायंगल की हाइट तो ये वाली है, सिर्फ ये यहाँ तक ये ट्रायंगल बन रही है अपनी, तो एक ये वाली लाइन आप ड्रॉ करो, और हाइट कहाँ तक है यहाँ तक, तो एक ये वाली लाइन आप ड्रॉ करो, ये हाइट होगी इसकी। फाइनल ये क्या है 20 माइनस 10, हमें सिर्फ इतनी हाइट चाहिए, सिर्फ ये वाली, तो हम 20 तो क्या है ये पूरी यहाँ तक, और 10 क्या है ये पूरी यहाँ तक। तो 20 में से अगर मैं ये वाली 10 सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो सिर्फ ये वाली हाइट मेरे पास बच जाएगी। तो बताइए 20 में से जब 10 सब्ट्रैक्ट करूँ घटाऊँ तो क्या आएगा 20 माइनस 10 दैट इज़ 10। तो 4 इंटू यहाँ पे 10, तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 40 प्लस करना है रेक्टेंगल वाले एरिया में, तो 40 बाय में 2 ये एज इट इज़ हमारा है। 40 को 2 से डिवाइड करो यानी कि 40 का हाफ कितना हो जाएगा 20 दैट इज़ 20, और ये मेरे पास क्या आ गया 60 मीटर का डिस्टेंस। तो ये मैंने क्या किया एरिया अंडर द कर्व, ये वाला एरिया अंडर द कर्व ये पूरा आ गया। इसमें एक रेक्टेंगल बन रही थी मेरे पास और एक ट्रायंगल, दोनों का एरिया मैंने निकाला और दोनों को ऐड कर दिया, तो ये एरिया अंडर द कर्व आ गया। और एरिया अंडर द कर्व वेलोसिटी टाइम में क्या डिनोट करता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये मेरे पास क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है ये मोशन, ये ग्राफ। अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा, एक बार में आपको ये समझ नहीं भी आएगा तो आप एक बार इसको दोबारा से पीछे करके आप इसको दोबारा से समझ लेना। एक बार में सभी बच्चों को समझ में नहीं आएगा, अगर एक बार में समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब सेकंड केस थर्ड केस देखिए, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो जाए। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है यानी कि कभी एक्सेलरेशन बढ़ रही है तो वो ज़रूरी नहीं कि इक्वल इंटरवल में इक्वल अमाउंट से बढ़ रही है, कभी कम हो रही है। तो इसमें हम कोई फिक्स्ड ग्राफ आपको नहीं मिलेगा, आप कुछ भी रैंडम अगर आप ग्राफ बना दोगे तो वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए ही होगा। ये वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड लिया मैंने, यहाँ पे टाइम लिया मैंने सेकंड में, और 2 4 6 8
तो मान लो कि इस तरीके का कोई ग्राफ है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का है। नॉन यूनिफॉर्म कैसे कि यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ी, फिर एक्सेलरेशन कम हो गई, रिटार्डेशन हुई, मतलब फिर से एक्सेलरेशन बढ़ी, फिर से एक्सेलरेशन कम हो गई, तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, कोई फिक्स रेट नहीं है इसका। एक ये एग्जांपल में आप लिख सकते हो, आप कुछ भी रैंडम ग्राफ बना दो, मतलब इस तरीके से कुछ भी बना दिया, ये भी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए है। एक और आप इस तरीके से बना सकते हो, इसमें भी हमें कुछ फिक्स्ड नहीं पता ये क्या है। यहाँ पे स्पेशली आप बता सकते हो कि इसमें क्या है, रिटार्डेशन हो रही है, वेलोसिटी जो है हर एक पॉइंट पे डिक्रीज़ हो रही है, लेकिन हमें ये नहीं पता, अब भी हम ये नहीं कह सकते इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट से चेंज हो रही है वेलोसिटी। तो ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म में ही आएगा, लेकिन ग्राफ से आपको साफ पता चल रहा है कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। देखो हाइट क्या है इस ग्राफ की, कम होते जा रही है, यहाँ पे ये वाली हाइट है, फिर आगे हाइट थोड़ी सी और कम हो गई, देखो ये हाइट थी, फिर आगे ये हाइट आ गई, फिर यहाँ पे ये हाइट हो गई, तो हाइट कम हो रही है, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है वो कम हो रही है कंटिन्यूअसली। वेलोसिटी डिक्रीज़ हो रही है, इसका मतलब क्या है, रिटार्डेशन हो रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में आप कुछ भी अगर रैंडम ग्राफ बना देते हो तो वो नॉन यूनिफॉर्म में ही आपको कैलकुलेट करना होगा। आई थिंक आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में बहुत सारी बातें क्लियर हो भी गई होंगी, कुछ आपको नहीं भी समझ आई होगी। अब वैसे रिपीट करने से अच्छा आप एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा से देखो, क्योंकि एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, मुझे पता है ये थोड़ा सा टॉपिक ही ऐसा है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे भी आपके ये काम आने वाले, 11th क्लास में इनका बहुत यूज़ होने वाला है। तो एक बार इनको आप अच्छे से समझो, वीडियो को दोबारा से देखो, जो भी पॉइंट आपको समझ ना आए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछो, आपको सारे आंसर्स दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, टाटा बाय बाय।